हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड देन आफ्टर डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। तो इसके लिए मैंने डेव C++ के अंदर एक एम्प्टी फाइल बनाई हुई है हमारी hello.cpp। ठीक है, और बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए कंस्ट्रक्टर यानी कि क्या। सबसे पहले तो मैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर यानी कि अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन अ क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशन है। अब यहाँ पर मैं इसको न्यू लाइन के अंदर लिख देता हूँ, a block of code that is automatically invoked when a class is instantiated। अब आपको यहाँ पर एक नया वर्ड देखने को मिलेगा, इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड यानी कि क्या, जब भी आप कोई क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो उस इवेंट को बोला जाता है इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है, फॉर एग्जांपल सिटी। ठीक है, अब सिटी क्लास के अंदर यहाँ पर पब्लिक सेक्शन में सपोज मैं कोई एक मेथड क्रिएट करूँगा, void ग्रीटिंग्स। ठीक है, इस तरह की मैंने कोई एक मेथड बना दी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल एक सी आउट लेकर एक लाइन प्रिंट करा देंगे, फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय सिटी, या फिर ओनली वेलकम टू सिटी। ठीक है, वॉट एवर जो भी आपकी सिटी का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और लास्ट में एंड एल। ओके, अब जब भी मैं इस सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तब कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को ही हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, बल्कि एक सिंपल मेथड क्रिएट की है जिसका नाम मैंने रखा है ग्रीटिंग्स। अब मुझे ये वाली लाइन प्रिंट के अंदर चाहिए, वेलकम टू सिटी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सिटी नाम का ऑब्जेक्ट का क्रिएट करूँगा एंड देन आफ्टर उस ऑब्जेक्ट को ग्रीटिंग से कॉल करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सिटी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल C1। अब अगर मैं इस फाइल को कंपाइल करके रन करूँगा तो मुझे आउटपुट के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कोई ऑब्जेक्ट की मदद से कोई मेथड को कॉल नहीं किया। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट हमारा कंप्लीटली एम्प्टी आया। ठीक है, ओके, अब क्या होगा, अब मुझे ग्रीटिंग्स को कॉल करना होगा ऑब्जेक्ट की मदद से। तो हमने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना लिया C1, तो मैं यहाँ पर C1 की मदद से डॉट करके क्या कॉल कर सकता हूँ, ग्रीटिंग्स कॉल कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया C1 डॉट ग्रीटिंग्स। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए, अब मैंने फाइल को सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर हमारा परफेक्ट आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू सिटी। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपको ये वाली लाइन आउटपुट के अंदर चाहिए थी तो आपको क्या करना पड़ा, इस पर्टिकुलर मेथड को कंपलसरी कॉल करना पड़ा, राइट। सपोज मेरे पास दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है C2, तो अब C2 की मदद से भी आपको क्या करना होगा, ग्रीटिंग्स को कॉल करना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए, अगेन मैंने सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन। तब आप देख सकते हो आपके पास 2 बार वही स्टेटमेंट आ चुका है, वेलकम टू सिटी, वेलकम टू सिटी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जितनी बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक मुझे वो वाली लाइन मिलनी चाहिए। मुझे मेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, और इसी लाइन को बोला जाता है क्लास का इंस्टेंशिएटेड होना। क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। जब भी आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी इवेंट को बोला जाता है क्लास का इंस्टेंशिएटेड होना। ठीक है, फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, हमने सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज़ कॉल नहीं होने वाली। ठीक है, तो हमें आउटपुट कंप्लीटली क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, जैसे ही मैं कोई क्लास को क्रिएट करूंगा या फिर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा, ऑटोमेटिक ये वाली लाइन आ जानी चाहिए। तो ये तो एक हमारी सिंपल मेथड है ना। ठीक है, ऑटोमेटिक किसी को कॉल करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि यही तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है। एक ब्लॉक होगा किसी सिंपल कोड का, वो ऑटोमेटिक इन्वोक होगा या फिर कॉल होगा, कब, जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। ठीक है, तो मैं इस सिंपल मेथड को यहाँ से मिटा दूंगा और इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाया जाता है, तो उसका सिंपल ही बड़ा एक रूल है। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए आप उसका नाम क्या रखोगे, जो भी आपके क्लास का नाम है ना, वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नेम रखना होगा, एंड देन आफ्टर पैरेंथेसिस। ठीक है, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर।
बस सिर्फ यही चीज़ आपको करनी थी। यहाँ पर सिंपल का मेथड का नाम था, वो मेथड का नेम कंप्लीटली रिमूव कर दो, ठीक है। और यहाँ पर नेम आप क्या रख दो, जो भी आपका क्लास का नेम है वही सेम टू सेम आपको यहाँ रखना है, ठीक है। केस सेंसिटिव है तो जो भी यहाँ पर आपने लोअर केस या फिर अपर केस यूज़ किए होंगे वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर रखना है। और देन आफ्टर क्लास के नेम के बगल में आपको करना है पैरेंथेसिस, ओके। सिंपल यही रूल है। कंस्ट्रक्टर के कई सारे रूल होते हैं, वो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल है कंस्ट्रक्टर का नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होना चाहिए, कंपलसरी जो क्लास का नेम है वही होना चाहिए, राइट। ये हमारा पहला रूल। दूसरा रूल, कंस्ट्रक्टर नेवर हैव एनी रिटर्न डेटा टाइप। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हमने यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं की। अब तक हम क्या करते थे, यहाँ पर वर्ड लिखते थे, राइट। अगर कोई भी मेथड कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करती थी तब। लेकिन ये हमारी एक कंस्ट्रक्टर है, ये कोई मेथड नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर के आगे आपको कभी भी किसी भी टाइप की रिटर्न डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करनी, ठीक है। ये एक रूल है। क्यों ये रूल है, तो देखिए इसके लिए भी एक अलग सा रूल है। कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनीथिंग। जब कंस्ट्रक्टर अपनी बॉडी में से कोई भी चीज़ को रिटर्न करवा ही नहीं सकता, ठीक है, तो ऑब्वियसली चीज़ है उसका रिटर्न डेटा टाइप कुछ भी नहीं होगा, वॉइड भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर और उसके सिंपल 3 रूल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब क्या होगा, ये जो आपका बॉडी ब्लॉक है वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। कब रन हो जाएगा, तो कि जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब, ठीक है। तो इस इवेंट को हम क्या बोलते थे, क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। तो अब मैं अगर प्रोग्राम को सेव करके रन करूंगा, ठीक है, यहाँ पर कंपाइल एंड रन, तब आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएगा वेलकम टू सिटी, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर मेन के अंदर कुछ भी नहीं किया है, सिटी को कॉल भी नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक पूरा ब्लॉक कॉल हो जाएगा। कब, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी, ओके। और यहाँ पर बॉडी ब्लॉक के अंदर मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है, आप चाहो तो कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ओके। चलिए, तो ये था आपका सिंपल कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, कंस्ट्रक्टर के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो टाइप्स हम डिटेल के अंदर देखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, सिटी C2। चलिए अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, C1 और C2, ठीक है। तो सिंपल ये वाला कंस्ट्रक्टर था वो कब खोलूंगा, जब भी कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। तो मतलब कि फिलहाल हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होना चाहिए, 2 बार, ठीक है। तो चलिए सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन। अगेन अब आप देख सकते हो आपके आउटपुट के अंदर 2 स्टेटमेंट देखने को मिले, राइट, ओके। क्या हो अगर आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो क्या इफेक्ट आएगी। चलिए तो सबसे पहले इन दोनों लाइन को मैं कर दूंगा कमेंट एंड देन आफ्टर एक नया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, सिटी सी, एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैंने लेंथ स्पेसिफाई कर दी 10 की, यानी कि इनडायरेक्टली आपने यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, राइट। तो चलिए सेव करते हैं फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो स्टेटमेंट था वो कितनी बार रिपीट हुआ, 10 बार रिपीट हुआ, राइट। तो परफेक्टली हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो काम कर रहा है, ठीक है। चलिए ये था हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के मैंने आपको बताया टाइप्स आते हैं, तो कितने टाइप्स आएंगे कंस्ट्रक्टर के, वो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। देखिए मल्टी लाइन कमेंट के अंदर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास टोटल कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप्स अवेलेबल है। सबसे पहला टाइप होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहला टाइप क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन आफ्टर दूसरा टाइप हमारे पास होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड देन आफ्टर थर्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर है, तीनों के तीनों टाइप्स का काम एक ही है, वो ऑटोमेटिक कॉल होगे। कब, जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी, ठीक है। लेकिन हमने जो फिलहाल ये वाला जो कंस्ट्रक्टर पढ़ा वो कौन सा था, वो था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सेम टू सेम यही तीनों रूल अप्लाइकेबल हो गए, साथ ही साथ पैरामीटराइज के अंदर भी और कॉपी कंस्ट्रक्टर के भी, ठीक है। ये तीनों रूल जो है वो तीनों टाइप्स के अंदर एप्लीकेबल हो गए, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहला हमने देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि सेम नेम एज क्लास नेम, पैरेंथेसिस के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल कंस्ट्रक्टर। ये कब कॉल होगा, जब भी आप अपना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
चलिए यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ कमेंट के थ्रू, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाम पर से हमें मालूम पड़ रहा है पैरामीटराइज्ड यानी कि अब हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर देने होंगे, पैरामीटर अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, कई बार आप ये चाहोगे कि जब भी आप सिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, तब आप यहाँ पर से ही वैल्यू ऊपर भेज दोगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम सेट डाटा के अंदर करते थे, राइट। सपोज पब्लिक के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल्स अवेलेबल है, इंटीजर आईडी और सिटी का नेम। ठीक है, तो आईडी और नेम की वैल्यू मुझे यहाँ से नीचे से ही पास आउट करनी है। तो सेट डाटा हम यहाँ पर बनाते थे, राइट, कोई फंक्शन, कोई सेटर, फिर यहाँ से हम आईडी की वैल्यू पास करते थे 1। फॉर एग्जांपल सिटी का नेम, तो सिटी का नेम हमने पास कर दिया मुंबई। ठीक है, इस तरह से। तो 1 और मुंबई जो है वो डेटा हमारा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर सेटर जो हमने बनाया हुआ होगा वहाँ पर जाएगा, राइट। तो सेटर अपना काम करता था डेटा को सेट करने के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे प्रोग्राम के अंदर सेटर भी नहीं चाहिए, तो भी मुझे नीचे से ही डेटा को पास करना है और ऊपर कैच करना है, सेट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जैसा ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा ना, ऑब्जेक्ट के साथ ही बगल में यहाँ पर मैं डेटा को पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 और मुंबई। ठीक है, अब तक हम कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते थे, सिंपल ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाते थे, राइट। इस तरह के हम सिंटेक्स लिखते थे। तो इस तरह को ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता था, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, कोई साथ डेटा पास आउट नहीं करते थे। लेकिन अब हमने कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना भी पॉसिबल है। ठीक है, इसको बोला जाता है पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हो विथआउट डेटा, तो इसको बोला जाता है डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हो वहां पर आप साथ में पैरेंथेसिस के अंदर डेटा भी पास आउट करना चाहते हो, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को बोला जाता है पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पर हमने दो डेटा पास किए, राइट। तो अब सवाल ये आता है, ये जो दो डेटा आप नीचे से पास कर रहे हो वो ऊपर आप कहाँ पर कैच करवाओगे। ठीक है, तो ऊपर आप कैच ओनली एंड ओनली एक ही पोजीशन पर करवा सकते हो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाने के रूल क्या है, वही 3 रूल सेम है जो कि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर देखे थे वही। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर का नेम लिख दिया सिटी, सेम नेम इज क्लास नेम। ठीक है, वही रूल हमारा पहला था। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी कैच नहीं करवाते थे डिफॉल्ट के अंदर, लेकिन पैरामीटराइज्ड के अंदर हमें दो वैल्यू नीचे से कैच करवानी है। एक है हमारी आईडी, दूसरा है हमारा नेम। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर मैंने आईडी कैच करवा दी आई के अंदर, एंड देन आफ्टर नेम कैच करवा दिया एन के अंदर। ओके, तो 1 आ गया आई के अंदर और ये जो मुंबई लिखा था वो आ गया हमारा एन के अंदर। लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू सेटअप करनी थी, आईडी और नेम की वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आईडी इज इक्वल टू आई। ठीक है, अगर मैं एनकैप्सुलेशन की रूल की बात करूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस ऑफ आईडी इज इक्वल टू आई, और इसी तरह से दिस ऑफ नेम इज इक्वल टू एन। और हाँ, हम सभी को मालूम है कि स्ट्रिंग की वैल्यू आप डायरेक्टली इक्वल टू की मदद से असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना होगा, strcpy स्ट्रिंग का फंक्शन। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर इक्वल टू को मिटाकर कर देते हैं कोमा। अब स्ट्रिंग कॉपी जो हमने फंक्शन यूज किया वो कौन सी लाइब्रेरी में से आ रहा है, string.h में से। ठीक है, तो हमें वो लाइब्रेरी इंक्लूड भी करनी होगी, string.h, राइट। चलिए सेव करते हैं फाइल को, एंड देन आफ्टर, हाँ एक और बात, हमने पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को पास किया, पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर उसको कैच किया, एंड देन आफ्टर हमारी दोनों वेरिएबल्स को क्या कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, दोनों को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कराने के लिए आप गेटर भी बना सकते हो नीचे, राइट। तो गेटर बना दो सबसे पहले, तो void गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर आपको सिंपल क्या करना था, सी आउट, किस दो वैल्यू को सी आउट करना था, दिस ऑफ आईडी को और साथ ही साथ दिस ऑफ नेम को, राइट, एंड लास्ट में एंड एल। ओके, चलिए सेव करते हैं। अब आपको गेट डेटा को कॉल करना होगा, तो आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो C1 की मदद से नीचे इस तरह से करो गेट डेटा। ठीक है, तो भी आपका आउटपुट आएगा। चलिए सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अब आपको मिल गया आपका आउटपुट 1 एंड मुंबई। ठीक है, या फिर अगर आपको C1 की मदद से गेट डेटा को कॉल नहीं करना है तो आप इस गेट डेटा को यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दिस ऑफ गेट डेटा, इस तरह से।
तो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्या कर दिया, गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, इस तरह से एक्सेस कर लिया। तो अब होगा क्या, जब भी आप C1 ऑब्जेक्ट बनाओगे विथ डेटा, तो वो डेटा सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट होगा, ठीक है। सेट होने के बाद तुरंत ही वो किसको कॉल करेगा, गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। तो वो यहाँ से जंप मारेगा और यहाँ पर आपको सी आउट के अंदर दोनों डेटा मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैंने फंक्शन को किया सेव, कंपाइल एंड रन, तो अब आपको वही वाला पुराना आउटपुट मिल गया, 1 एंड मुंबई, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट के साथ, आपको सेटर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप चाहो तो गेटर को भी नहीं बना सकते, ठीक है। आप चाहो तो गेटर को यहाँ पर फंक्शनलिटी यहाँ पर से कट कर लो, ठीक है, यहाँ पर आप कर लो पेस्ट, और अब आपको गेटर को भी एक्सप्लिसिटली बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर ही आपके लिए दो काम कर देगा, डेटा को सेट भी कर देगा यानी कि सेटर का काम कर दिया, और साथ ही साथ डेटा को गेट भी कर देगा यानी कि गेटर का काम भी कर दिया, ठीक है। तो अब करते हैं सेव, अगेन कंपाइल एंड रन, तब आपको वही वाला पुराना आउटपुट मिलेगा 1 एंड मुंबई, ओके। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एडवांटेज उठा सकते हो, ओके। चलिए इसको आप कर लो नोट डाउन। ये हमने देखा एक डेटा के लिए, आप चाहो तो इतने मल्टीपल पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिटी, C2, अब C2 के लिए भी मैं डेटा यहाँ पे नीचे से ही भेज रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बड़ौदा, ठीक है। इस तरह से मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तब आप देख सकते हो हमारे पास दो डेटा आ चुके हैं, 1 मुंबई एंड 2 बड़ौदा, राइट। चलिए ये था हमारा यूजेस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो, फॉर एग्जांपल सिटी C3, ठीक है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, यानी कि विथआउट डेटा वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये क्या करेगा, सर आप कहोगे कि C1 और C2 ये हमारे दो पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट थे, वो तो इसी वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, राइट। लेकिन C3 किसको कॉल करेगा, ठीक है। C3 का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या था, मतलब कि डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या था, जब भी आप कोई डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो तो फिर वो डिफॉल्ट पैरामीटर या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, कॉल करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर किसी भी टाइप का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, सेव करते हैं फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलती है, राइट, C3 के अंदर। क्यों, क्योंकि C3 था आपका डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट, और डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी मेथड को कॉल नहीं कर रहा, ओके। तो अब C3 को क्या चाहिए होगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, ठीक है। तो मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, फॉर एग्जांपल सिटी एंड देन आफ्टर इस तरह से बॉडी। अब बॉडी के अंदर आप चाहो तो कुछ लिख भी सकते हो या फिर कंप्लीटली एम्प्टी बॉडी भी प्रोवाइड कर सकते हो। सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी आउट एंड देन आफ्टर एक एम्प्टी लाइन, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन आफ्टर एंड एल, ओके। तो चलिए अब मैंने कर दिया सेव। अब क्या होगा देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपके दो पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट C1 एंड C2 वो किसको कॉल करेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, राइट। देन आफ्टर जब आपने बनाया C3 ऑब्जेक्ट यानी कि एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को, तो वो किसको कॉल करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, राइट। यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर लिख देता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए सेव किया फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको कब बनाना होगा, जब आपने अपने प्रोग्राम के अंदर पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज किया होगा तभी, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एक या फिर मल्टीपल पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो फिर कंपलसरी आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट होगी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। अगर आप इसकी बॉडी एम्प्टी भी रखोगे तो भी चलेगा। सपोज अगेन मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन, तो अब आपको C1 और C2 का ही डेटा मिलेगा, ठीक है। C3 की मदद से आपने फिलहाल कुछ भी नहीं किया, तो C3 सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है तो वो प्रिंट भी नहीं होगा, ओके। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। नाउ चलिए मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट, ठीक है, इस तरह से। और सपोज मेरे पास पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ओनली एक ही वेरिएबल अवेलेबल है, एक ही ऑब्जेक्ट अवेलेबल है C3। तो हमने अभी अभी देखा जब भी आप डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो किसको कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं,
तो क्या हमारा प्रोग्राम एरर रिप्रेजेंट करेगा या फिर ब्लैंक आएगा आउटपुट। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। देखिए फाइल को मैं कंपाइल एंड रन करूंगा तो अब हमें एरर देखने को नहीं मिली, बल्कि हमारा आउटपुट कंप्लीटली एम्प्टी आ चुका है। क्यों? क्योंकि जब भी आप डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपका कंपाइलर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप ओनली एंड ओनली डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तब आपका कंस्ट्रक्टर या फिर आपका कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली क्रिएट कर देता है, आपको एक्सप्लिसिटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कि इस तरह से आपका सिटी वाला ब्लॉक इस तरह से ऑटोमेटिक को बना देता है आपका कंपाइलर। ठीक है, आपको एक्सप्लिसिटली लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो यही एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आपके पास पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हो गए और आपने यहाँ पर ऊपर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया होगा और उस सिनारियो में अगर आप डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको कंपलसरी मैन्युअली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, अगर आप यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो आपका कंपाइलर आपके लिए बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए। ओके, तो ये एक सिनारियो आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये था हमारा डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का सिनारियो। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड साथ ही साथ हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर चीज़ क्या है वो। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है, प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल दिया था एनकैप्सुलेशन की मदद से क्रिएट करने वाला। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल आपको रिपीट फिर से बनाना है, लेकिन इस बार एनकैप्सुलेशन का यूज़ तो आपको करना है, लेकिन सेटर और गेटर का यूज़ नहीं करना, आपको ओनली एंड ओनली डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ही वो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करना है। ओके।